मानव मस्तिष्क, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे जटिल और शक्तिशाली संरचना है। हम सोचते हैं, याद करते हैं, सपने देखते हैं, निर्णय लेते हैं और यहां तक कि अपने भविष्य को भी आकार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब वास्तव में कैसे होता है? क्या हमारा मस्तिष्क केवल न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नलों का खेल है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? क्या हमारी चेतना महज एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, या फिर यह किसी और ऊंची शक्ति से संचालित होती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सदियों से प्रयास किए हैं, लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है। इसी रहस्यमयी यात्रा को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वाइल्डर पेनफील्ड ने एक अद्भुत किताब लिखी, मिस्ट्री ऑफ द माइंड। यह किताब सिर्फ एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, बल्कि मस्तिष्क और चेतना की गहराइयों में झांकने का एक प्रयास है। पेनफील्ड का मानना था कि मस्तिष्क केवल एक कंप्यूटर की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ ऐसा विशेष है जो हमें इंसान बनाता है। क्या आत्मा और मस्तिष्क अलग अलग चीजें हैं? क्या हमारी यादें केवल न्यूरॉन्स में संग्रहित होती हैं, या फिर वे कहीं और भी मौजूद हो सकती हैं? क्या इंसान का व्यक्तित्व केवल दिमाग की क्रियाओं का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है? ये सभी सवाल हमारे सोचने की शक्ति को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। यह किताब न केवल विज्ञान के नजरिए से मस्तिष्क के कार्यों को समझाने की कोशिश करती है, बल्कि दर्शन और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी कुछ गहरे प्रश्न उठाती है। तो आइए, इस वीडियो में हम इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मस्तिष्क ही सब कुछ है, या फिर हमारे अस्तित्व के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है। स्वागत है आपका असाला दस्तावेज चैनल में, जहां हम आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्यों, अद्भुत खोजों और गहरी विचारधाराओं से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी अपनी चेतना से जुड़ा है, मस्तिष्क का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी संसार है जिसकी गहराइयों को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। हम सोचते हैं, यादें बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह सब वास्तव में कैसे संभव होता है? क्या मस्तिष्क सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नलों और न्यूरॉन्स का खेल है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ शक्ति छिपी हुई है? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वाइल्डर पेनफील्ड ने अपनी पुस्तक मिस्ट्री ऑफ द माइंड में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। उनका मानना था कि मस्तिष्क केवल एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा अनोखा तत्व मौजूद है जो हमें केवल एक जैविक मशीन से अलग बनाता है। उन्होंने अपने शोधों में यह देखा कि हमारे विचार, हमारी चेतना और हमारी स्मृतियां केवल दिमाग की संरचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कुछ और बड़ा रहस्य इसमें छुपा हो सकता है। क्या आत्मा और मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं? अगर हां, तो फिर आत्मा कहां रहती है और कैसे काम करती है? क्या इंसान का व्यक्तित्व केवल उसके दिमाग का परिणाम है, या फिर यह किसी और उच्च शक्ति से प्रभावित होता है? ये ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वाइल्डर पेनफील्ड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि क्या हमारा मस्तिष्क ही हमारी चेतना को संचालित करता है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमयी शक्ति भी मौजूद है। आइए, इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि यह किताब हमें मस्तिष्क और चेतना के बारे में क्या नया सिखाती है। वाइल्डर पेनफील्ड का पूरा शोध मस्तिष्क की जटिलताओं को समझने और यह जानने पर केंद्रित था कि क्या हमारी चेतना केवल दिमाग की जैविक गतिविधियों का परिणाम है, या फिर कुछ और गहरी सच्चाई इसमें छिपी हुई है। उन्होंने न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, खासकर उन मरीजों पर जिनके मस्तिष्क की सर्जरी हो रही थी। उन्होंने पाया कि जब मस्तिष्क के कुछ खास हिस्सों को इलेक्ट्रिक रूप से उत्तेजित किया जाता है, तो मरीज अपने बीते हुए अनुभवों को फिर से जीने लगते हैं, मानो वे घटनाएं उनके सामने दोबारा घटित हो रही हों। यह खोज चौंकाने वाली थी।
क्योंकि इसका मतलब था कि हमारी यादें सिर्फ धुंधली छवियां नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पूरी तरह संरक्षित होती हैं। लेकिन पेनफील्ड की सबसे दिलचस्प खोज यही नहीं थी। उन्होंने देखा कि जब वे किसी मरीज के मस्तिष्क के किसी हिस्से को उत्तेजित करते तो वह व्यक्ति अनजाने में कोई हरकत कर सकता था, जैसे हाथ उठाना या कोई शब्द बोलना। लेकिन जब उस व्यक्ति से पूछा जाता कि क्या उसने यह क्रिया अपनी मर्जी से की, तो वह जवाब देता कि नहीं, यह उसके नियंत्रण में नहीं था। इससे पेनफील्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चेतना केवल मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल सिग्नलों से संचालित नहीं होती, बल्कि कोई और चीज है जो हमें यह अनुभव कराती है कि हम अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। यही सवाल दर्शन और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी उठता है। क्या हमारा मन केवल एक बायोलॉजिकल मशीन है, या फिर आत्मा जैसी कोई चीज हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या यह संभव है कि मस्तिष्क केवल एक माध्यम हो, जबकि असली चेतना किसी और ऊंची शक्ति से जुड़ी हो? पेनफील्ड का मानना था कि मस्तिष्क और आत्मा दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। उनका शोध इस विचार को मजबूत करता है कि चेतना केवल न्यूरॉन्स की क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आज का विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इस विचार ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह पूरी आधुनिक न्यूरोसाइंस को चुनौती देता है, जो मानती है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व, विचार और भावनाएं केवल मस्तिष्क की क्रियाओं का नतीजा है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रहती है? क्या यह संभव है कि आत्मा का अस्तित्व वास्तविक हो और वह शरीर के नष्ट होने के बाद भी जारी रहती हो? यह किताब इन्हीं सवालों पर गहराई से चर्चा करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में क्या है, एक जैविक कंप्यूटर या फिर किसी और बड़ी योजना का हिस्सा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वाइल्डर पेनफील्ड ने अपने प्रयोगों से और कौन से चौंकाने वाले निष्कर्ष निकाले जो मस्तिष्क और चेतना के रहस्य को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। वाइल्डर पेनफील्ड का मानना था कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझने के लिए केवल न्यूरोसाइंस का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कई मरीजों पर प्रयोग किए जिनमें उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या मस्तिष्क के किसी हिस्से को उत्तेजित करने से विचारों, इच्छाओं और निर्णयों को बदला जा सकता है। लेकिन उन्होंने पाया कि भले ही वे किसी व्यक्ति के हाथ, पैर या चेहरे की हरकतों को मस्तिष्क में छेड़छाड़ करके नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन वे उस व्यक्ति की इच्छा को नहीं बदल सकते थे। कोई व्यक्ति अपना हाथ तभी उठाना चाहता था जब वह खुद ऐसा करने का निर्णय लेता था, भले ही उसका मस्तिष्क जबरदस्ती उसकी मांसपेशियों को सक्रिय कर सकता था। इसका मतलब था कि सोचने, निर्णय लेने और आत्म जागरूकता की प्रक्रिया केवल मस्तिष्क की न्यूरॉन्स की हलचल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति है। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह सीधे सीधे इस धारणा को चुनौती देती थी कि मस्तिष्क ही चेतना का एकमात्र स्रोत है। पेनफील्ड ने महसूस किया कि दिमाग और आत्मा दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं और संभवतः चेतना का स्रोत मस्तिष्क के बाहर भी हो सकता है। उन्होंने यह भी देखा कि मस्तिष्क में किसी खास हिस्से को उत्तेजित करने से मरीज अपने अतीत की घटनाओं को दोबारा पूरी स्पष्टता के साथ अनुभव कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे बस उन घटनाओं को याद कर रहे थे, बल्कि वे उन्हें उसी तरह से महसूस कर रहे थे जैसे वे वास्तव में फिर से हो रही हों। यह सवाल उठाता है कि क्या हमारी यादें केवल मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं, या फिर वे किसी और जगह भी मौजूद हो सकती हैं? क्या यह संभव है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर की तरह काम करता है, जो सूचनाओं को पकड़ता और व्यवस्थित करता है, जबकि असली चेतना कहीं और स्थित है? कई वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि चेतना वास्तव में मस्तिष्क से स्वतंत्र है, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि आत्मा जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद है? क्या यह संभव है कि हमारा व्यक्तित्व केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसी और गहरी सच्चाई से जुड़ा हुआ है? इस विचार ने आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की रेखा को और धुंधला कर दिया। पेनफील्ड ने अपने शोध में यह भी पाया कि कुछ मरीजों ने सर्जरी के दौरान ऐसी अनुभूतियों की रिपोर्ट की
जो पारंपरिक न्यूरोसाइंस की समझ से बाहर थीं। कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि वे अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं, जबकि कुछ ने ऐसे अनुभवों का वर्णन किया जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े लगते थे। यह घटनाएं आमतौर पर मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों द्वारा बताई जाती हैं, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसने पेनफील्ड को और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या चेतना वास्तव में शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती है। उनका यह मानना था कि भले ही विज्ञान ने मस्तिष्क के कई रहस्यों को उजागर किया हो, लेकिन चेतना की गूढ़ प्रकृति को समझने के लिए केवल तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह संभव है कि आत्मा जैसी कोई चीज हो जो हमारे शरीर और मस्तिष्क से परे मौजूद हो। उनका यह निष्कर्ष उस समय की मुख्यधारा की वैज्ञानिक सोच के लिए असहज करने वाला था, क्योंकि यह न्यूरोसाइंस की पारंपरिक धारणाओं को सीधी चुनौती देता था। अगर यह सच है कि चेतना मस्तिष्क से अलग है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती है। यह विचार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समर्थन देता है, बल्कि विज्ञान को भी एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम यह मान लें कि चेतना केवल न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नलों तक सीमित नहीं है, तो हमें यह भी मानना होगा कि हमारी वास्तविक पहचान केवल हमारे शारीरिक शरीर से अधिक है। वाइल्डर पेनफील्ड के ये निष्कर्ष वैज्ञानिक दुनिया में काफी चर्चित हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने उनके विचारों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसे केवल एक व्यक्तिगत धारणा माना। लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं था कि उनके शोध ने मस्तिष्क और चेतना के अध्ययन को एक नई दिशा दी। उनकी किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड न केवल एक वैज्ञानिक दस्तावेज है, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम को दिखाता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिन आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म की बात कही गई है, वे पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद चेतना वास्तव में किसी और ऊंची शक्ति से जुड़ी हो, जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हो सकता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन हो और हमारी चेतना किसी और आयाम में प्रवेश कर जाती हो। पेनफील्ड के निष्कर्षों को आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसने कई वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित किया कि वे चेतना के रहस्य पर और अधिक शोध करें। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल का उत्तर खोजने में लगे हैं कि क्या मस्तिष्क ही चेतना का अंतिम स्रोत है, या फिर कोई और शक्ति इसे नियंत्रित करती है। आखिरकार यह किताब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम केवल एक जैविक मशीन हैं जो न्यूरॉन्स और केमिकल्स के आधार पर काम करती है, या फिर हमारे भीतर कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है, और शायद आने वाले वर्षों में विज्ञान इसके उत्तर को खोजने में सफल हो पाएगा। पेनफील्ड के शोध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मस्तिष्क और चेतना के बीच संबंध जितना हमने पहले सोचा था, उससे कहीं अधिक जटिल है। उन्होंने जो प्रयोग किए, उनमें उन्होंने देखा कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को उत्तेजित करने पर लोग अपने पुराने अनुभवों को इतनी स्पष्टता से याद कर सकते थे, मानो वे वर्तमान में दोबारा वही अनुभव कर रहे हों। यह एक सामान्य याद की तरह नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे समय में वापस लौटकर वे उन क्षणों को फिर से जी रहे हों। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारी यादें केवल मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में संग्रहित होती हैं, या फिर वे किसी और आयाम में भी मौजूद रहती हैं? यदि चेतना केवल मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया होती, तो यह समझाना आसान होता कि हमारी सोच, भावनाएं और इच्छाएं केवल न्यूरॉन्स और उनके बीच होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नलों के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन पेनफील्ड के निष्कर्ष कुछ और ही इशारा कर रहे थे। उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति के विचारों को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। भले ही वे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को उत्तेजित करके किसी के शरीर को हिलाने या बोलने के लिए मजबूर कर सकते थे, लेकिन व्यक्ति को यह महसूस होता था कि यह उसके अपने नियंत्रण में नहीं है। यानी निर्णय लेने और सोचने की प्रक्रिया किसी और स्तर पर होती थी, जिसे केवल मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इसका मतलब था कि हमारी चेतना
सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं हो सकती। कई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष से असहज थे, क्योंकि यह भौतिकवाद के उस विचार का खंडन करता था जिसमें यह माना जाता है कि सभी मानसिक प्रक्रियाएं केवल मस्तिष्क की जैविक गतिविधियों का परिणाम होती हैं। लेकिन पेनफील्ड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह दिखाया कि चेतना एक अलग शक्ति हो सकती है जो मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। इसका एक और दिलचस्प पहलू यह था कि कुछ मरीजों ने यह अनुभव किया कि जब उनके मस्तिष्क को उत्तेजित किया गया तो उन्होंने अपने शरीर से बाहर होने का एहसास किया। उन्होंने खुद को कमरे में कहीं और खड़ा पाया, या फिर ऐसा महसूस किया कि वे अपने शरीर से अलग होकर सब कुछ देख सकते हैं। यह अनुभव कुछ हद तक उन लोगों के अनुभवों से मेल खाता था जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के करीब का अनुभव किया था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्क की एक भ्रमपूर्ण स्थिति माना, लेकिन पेनफील्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अनुभव केवल एक भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि यह बार बार अलग अलग मरीजों में देखने को मिला। इससे यह सवाल उठता है कि क्या चेतना शरीर और मस्तिष्क के परे भी अस्तित्व में हो सकती है? क्या यह संभव है कि हमारी चेतना केवल भौतिक शरीर तक सीमित न हो, बल्कि यह किसी और उच्च स्तर के अस्तित्व से जुड़ी हो? यदि ऐसा है तो यह आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की उन धारणाओं की पुष्टि करता है जो यह मानती हैं कि आत्मा शरीर से अलग होती है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। विज्ञान अब धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज कई न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चेतना की व्याख्या केवल न्यूरॉन्स और उनके बीच होने वाली क्रियाओं के आधार पर नहीं की जा सकती। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चेतना को समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान के बाहर जाकर सोचना होगा, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो क्वांटम भौतिकी के नियमों के तहत काम करती है। अगर चेतना वास्तव में मस्तिष्क से अलग है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व किसी न किसी रूप में जारी रहता है। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि यह पूरी तरह से विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिलन को दर्शाता है। वाइल्डर पेनफील्ड की किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है। यह किताब यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम केवल एक जैविक मशीन हैं जो न्यूरॉन्स और रसायनों के प्रभाव से काम करती है, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी गूढ़ शक्ति है जो इस भौतिक शरीर से परे भी अस्तित्व में रहती है? यदि पेनफील्ड की बात सही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व सचमुच हो सकता है। हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक माध्यम हो जो इस चेतना को व्यक्त करने के लिए काम करता है। यह विचार विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का संकेत देता है और हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि चेतना के रहस्य को समझने के लिए हमें केवल न्यूरोसाइंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें चेतना के रहस्य को समझने के और भी नए तरीकों की झलक मिलने लगी है। शायद आने वाले वर्षों में हम इस सवाल का उत्तर खोज पाएंगे कि चेतना का वास्तविक स्रोत क्या है और क्या यह शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है। वाइल्डर पेनफील्ड के शोध ने वैज्ञानिकों को चेतना की परिभाषा पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि चेतना केवल मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों का परिणाम होती, तो उसे प्रयोगशाला में पूरी तरह से समझा और पुनः निर्मित किया जा सकता था। लेकिन पेनफील्ड ने जो देखा वह यह था कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित करने से शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय को बदला नहीं जा सकता। मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को उत्तेजित करने से व्यक्ति यह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कुछ कर रहा है, लेकिन वह खुद उस निर्णय का हिस्सा नहीं बन पाता था। यह खोज ये संकेत देती थी कि इच्छा और निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल न्यूरॉन्स की हलचल तक सीमित नहीं है, बल्कि चेतना का एक स्वतंत्र आयाम भी हो सकता है। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या मस्तिष्क केवल एक रिसीवर की तरह काम करता है जो चेतना को पकड़ने और उसे व्यक्त करने का माध्यम है? क्या यह संभव है कि चेतना वास्तव में
किसी और आयाम में स्थित हो और मस्तिष्क केवल एक उपकरण की तरह काम करता हो जो इसे व्यक्त करने में मदद करता है। यदि यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। यह विचार न केवल आध्यात्मिक मान्यताओं से मेल खाता है बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर चेतना वास्तव में शरीर से अलग है तो क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद भी यह किसी अन्य रूप में जारी रह सकती है? यह विचार कुछ वैज्ञानिकों के लिए अस्वीकार्य था क्योंकि यह परंपरागत विज्ञान के भौतिकवादी दृष्टिकोण को चुनौती देता था। लेकिन हाल के वर्षों में कई वैज्ञानिक चेतना को केवल न्यूरॉन्स और रसायनों के खेल के रूप में देखने की धारणा से आगे बढ़ रहे हैं। कई वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि चेतना को समझने के लिए हमें केवल तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें क्वांटम भौतिकी और अन्य नई अवधारणाओं की ओर भी देखना चाहिए। क्वांटम भौतिकी में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो चेतना के रहस्यों को हल करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवधारणा यह बताती है कि दो कणों को एक बार आपस में जोड़ा जाए तो वे दूरी चाहे जितनी भी हो आपस में जुड़े रहते हैं। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना भी किसी और उच्च स्तर की चेतना से जुड़ी हो जो शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है? कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचार रखा है कि चेतना वास्तव में ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों में से एक हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि चेतना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक पहलू है जो समय और स्थान से परे है। यदि यह सच है तो यह विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के फासले को खत्म कर सकता है। यह उन धार्मिक और दार्शनिक विचारों को भी समर्थन देता है जो यह मानते हैं कि आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक अस्थायी साधन है। वाइल्डर पेनफील्ड की किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड केवल एक वैज्ञानिक शोध नहीं बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो चेतना के रहस्य को समझने की दिशा में एक नई रोशनी डालता है। यह किताब यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम केवल एक जैविक मशीन हैं जो न्यूरॉन्स और रसायनों से बनी है, या फिर हमारे भीतर कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? आधुनिक विज्ञान अभी भी इस सवाल का उत्तर खोजने में लगा हुआ है। क्या चेतना मस्तिष्क की एक उपज है या फिर यह वास्तव में किसी और आयाम से जुड़ी हुई शक्ति है? यदि चेतना वास्तव में शरीर से स्वतंत्र हो सकती है तो इसका मतलब यह होगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। यह सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है हमें चेतना के रहस्य को समझने के और भी नए तरीकों की झलक मिलने लगी है। शायद आने वाले वर्षों में हम इस सवाल का उत्तर खोज पाएंगे कि चेतना का वास्तविक स्रोत क्या है और क्या यह शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है। अगर पेनफील्ड के निष्कर्ष सही हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आत्मा जैसी कोई चीज सचमुच हो सकती है। हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक माध्यम हो जो इस चेतना को व्यक्त करने के लिए काम करता है। यह विचार विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का संकेत देता है और हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि चेतना के रहस्य को समझने के लिए हमें केवल न्यूरोसाइंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आने वाले वर्षों में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं? क्या चेतना वास्तव में अमर है? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता कभी एक साथ आ सकते हैं? यह सवाल जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी है और शायद यह हमें अपनी वास्तविकता को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि चेतना वास्तव में शरीर और मस्तिष्क से अलग कोई शक्ति है तो यह सवाल उठता है कि यह किस रूप में अस्तित्व में रहती है। क्या यह ऊर्जा के किसी रूप में होती है जो ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहती है, या फिर यह किसी और आयाम में कार्य करती है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? वाइल्डर पेनफील्ड के प्रयोगों से यह तो स्पष्ट हो गया था कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन चेतना के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी था। विज्ञान में चेतना को समझने के लिए
आज भी कई सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे एक उभरती हुई विशेषता, इमर्जेंट प्रॉपर्टी मानते हैं, जो तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जटिल रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं समझा पाता कि चेतना क्यों और कैसे अस्तित्व में आती है। जब तक विज्ञान चेतना को एक भौतिक प्रक्रिया से जोड़कर नहीं समझा सकता, तब तक यह रहस्य बना रहेगा। पहलू यह है कि कई लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें वे अपने शरीर से बाहर होने और किसी अलग वास्तविकता में प्रवेश करने का दावा करते हैं। ये अनुभव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किए जा सकते, लेकिन वे पेनफील्ड के निष्कर्षों से मेल खाते हैं। कई बार ऐसे अनुभवों में लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं जो उन्होंने अपनी शारीरिक इंद्रियों का उपयोग किए बिना जानी थीं। यदि चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधियों से उत्पन्न होती, तो जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तब चेतना भी समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें वे अपनी जैविक इंद्रियों के बिना नहीं जान सकते थे। यह विचार विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिलन की ओर इशारा करता है और यह दिखाता है कि चेतना का अध्ययन केवल न्यूरोलॉजी तक सीमित नहीं रह सकता। पेनफील्ड की खोजें इस ओर संकेत देती हैं कि चेतना एक स्वतंत्र तत्व हो सकती है जो मस्तिष्क से अलग काम करती है। यह विचार आधुनिक क्वांटम भौतिकी से भी मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना का संबंध क्वांटम यांत्रिकी से हो सकता है, जहां यह एक ऐसी ऊर्जा के रूप में कार्य कर सकती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। क्वांटम भौतिकी में क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणाएं मौजूद हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कण दो स्थानों पर एक साथ मौजूद हो सकते हैं और एक कण की स्थिति दूसरे कण से बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के प्रभावित हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचार रखा है कि चेतना भी इसी तरह एक क्वांटम प्रभाव हो सकती है, जो भौतिक शरीर के समाप्त होने के बाद भी अस्तित्व में रह सकती है। यदि यह सच है, तो इसका अर्थ यह होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। यह विचार धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के उस विश्वास से मेल खाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई अन्य धार्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म की अवधारणा मौजूद है, जो इस सिद्धांत के अनुरूप है कि चेतना शरीर छोड़ने के बाद भी किसी और रूप में जारी रहती है। अगर चेतना वास्तव में मस्तिष्क से स्वतंत्र है, तो इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे विचारों और भावनाओं से परे है। शायद हम केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम किसी और उच्च आयाम से जुड़े हुए हैं, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वाइल्डर पेनफील्ड की खोजें यह साबित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थीं कि चेतना एक अलग शक्ति हो सकती है। उनकी किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड सिर्फ एक वैज्ञानिक शोध नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य को उजागर करने का प्रयास है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम केवल जैविक मशीनें हैं, या फिर हमारे भीतर कोई गूढ़ तत्व है जो इस भौतिक दुनिया से परे भी अस्तित्व में रह सकता है? आने वाले समय में विज्ञान चेतना के इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हमें चेतना के वास्तविक स्वरूप का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाए, लेकिन तब तक यह प्रश्न बना रहेगा, क्या चेतना अमर है? क्या यह शरीर के परे भी जीवित रह सकती है? सवाल न केवल वैज्ञानिकों बल्कि दार्शनिकों, आध्यात्मिक गुरुओं और सामान्य मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि चेतना वास्तव में शरीर से अलग है, तो इसका अर्थ यह होगा कि जीवन और मृत्यु का वह परंपरागत दृष्टिकोण जिसे हम मानते आए हैं, बदल सकता है। शायद हम अभी उस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन पेनफील्ड के शोध ने एक ऐसी दिशा दिखाई है जो चेतना को केवल एक जैविक प्रक्रिया से कहीं अधिक गहरा बना देती है। यह अध्ययन विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि चेतना के रहस्यों को जानना शायद मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक है।
अगर चेतना वास्तव में शरीर से अलग कोई स्वतंत्र इकाई है, तो इसका मतलब यह होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। यह विचार जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी है, क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिकता, दर्शन और मानवीय अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखने के लिए मजबूर करता है। अगर हम मान लें कि चेतना शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह किसी और रूप में आगे बढ़ती है? क्या यह किसी अन्य आयाम में प्रवेश करती है जिसे हम समझ नहीं सकते? या फिर यह पुनर्जन्म के रूप में फिर से एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसा कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है? आधुनिक विज्ञान अभी तक इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन कई वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी की नई खोजों से यह संकेत मिलता है कि चेतना केवल जैविक प्रक्रिया नहीं हो सकती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषताओं में से एक हो सकती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व। अगर चेतना वास्तव में एक मौलिक तत्व है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहती है और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। विज्ञान की परंपरागत धारणाएं चेतना को केवल मस्तिष्क की गतिविधियों के रूप में देखती थीं, लेकिन पेनफील्ड के शोध और कई अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह साबित कर दिया है कि चेतना केवल न्यूरॉन्स की हलचल तक सीमित नहीं है। कई मामलों में यह देखा गया है कि गंभीर सिर की चोट या मस्तिष्क की क्षति के बावजूद कुछ लोग सामान्य रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। यह दर्शाता है कि चेतना को केवल मस्तिष्क की एक उपज के रूप में देखना सही नहीं होगा। अगर चेतना वास्तव में एक अलग अस्तित्व रखती है, तो यह सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद यह कहां जाती है। कई लोगों ने मृत्यु के करीब पहुंचने के बाद असाधारण अनुभवों की रिपोर्ट दी है, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। इन अनुभवों में लोगों ने प्रकाश की एक सुरंग देखने, किसी दैवीय शक्ति से मिलने या अपने मृत रिश्तेदारों से बातचीत करने का दावा किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन अनुभवों की व्याख्या पूरी तरह से नहीं की जा सकी है, लेकिन इनसे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में जारी रह सकती है। अगर चेतना शरीर से अलग होकर अस्तित्व में बनी रहती है, तो यह भी संभव हो सकता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा या चेतना किसी अन्य शरीर में पुनर्जन्म लेती हो। पुनर्जन्म का विचार दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में पाया जाता है, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में। कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें वे सामान्य रूप से जान नहीं सकते। कुछ वैज्ञानिक इन घटनाओं को केवल संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें पुनर्जन्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि चेतना एक गहरी और रहस्यमयी शक्ति है, जिसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा गया है। उनकी किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि चेतना केवल शरीर और मस्तिष्क की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र शक्ति हो सकती है। यह विचार हमारे पूरे अस्तित्व की अवधारणा को बदल सकता है, क्योंकि अगर चेतना शरीर से परे जा सकती है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा जीवन केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। अगर भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह से हल कर ले, तो यह मानवता के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक का उत्तर दे सकता है। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या फिर यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? अगर चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे विचार, भावनाएं, यादें और अनुभव किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में हमेशा बने रहते हैं। यह विचार न केवल वैज्ञानिकों बल्कि हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चेतना अमर है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है और यह समझने में मदद कर सकती है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी चेतना है, जो समय और स्थान से परे भी अस्तित्व में रह सकती है। आखिरकार, वाइल्डर पेनफील्ड के शोध और उनकी किताब मिस्ट्री ऑफ द माइंड
हमें यह संदेश देती है कि चेतना का रहस्य अभी पूरी तरह से नहीं सुलझा है, लेकिन इसे समझने का प्रयास हमें अपनी वास्तविकता और अस्तित्व के गहरे अर्थ को जानने की दिशा में आगे ले जा सकता है। यह किताब न केवल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारी चेतना का अंतिम गंतव्य क्या हो सकता है। शायद एक दिन विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर खोज ले, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे सामने सबसे बड़ी पहेली बना रहेगा, जो हमें सोचने, समझने और अपने अस्तित्व के गहरे सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस तरह की गहरी और रहस्यमयी बातों पर विचार करना हमें एक नई दृष्टि देता है। क्या चेतना सच में शरीर से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखती है? क्या मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल वही नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के संगम पर खड़े होकर हम इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा उत्तर शायद अभी भी हमारे लिए अनजाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही अनमोल जानकारियां मिलती रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस विषय पर क्या लगता है। क्या चेतना सच में शरीर से अलग कोई स्वतंत्र इकाई हो सकती है? आपका नजरिया क्या कहता है? आपके विचारों को जानने का हमें इंतजार रहेगा।